दूसरी समूर्चना कौन से फेज के अंदर होती है? एक के अंदर सर। किसके अंदर पढ़ रहे थे हम? दोष दूष समूर्चना, संचय, प्रकोप, परसर या स्थान संचरण? संचय। स्थान संचय। दोष और दूष्य का मिलते थे स्थान जहां संचय सर। रूप आते थे। स्थान संचय। संचय के अंदर तो अपने स्थान पे वृद्धि, प्रकोप के अंदर अपने स्थान पर वो फैलने लगेगा, संचार के अंदर सभी जगह फैल जाएगा, और स्थान संचरण जो चौथा काल था उसके अंदर जो है वो दोष दूष्य मिल रहे थे। और इसी अवस्था में पूर्व रूप भी आते हैं। क्वेश्चन ये भी आता है, पूर्व रूप कौन सी अवस्था में आते हैं? स्थान संचय। ये याद रखना है, हमने पढ़े थे षट क्रियाकाल, और षट क्रियाकाल का वर्णन किस आचार्य ने किया था? सुश्रुत। सुश्रुत की देन है षट क्रियाकाल, प्योर सुश्रुत। अमल विपाक मल मूत्र पर क्या प्रभाव डालता है? मल मूत्र को रोकता है, मल मूत्र को कम करता है, मल मूत्र को निकालता है, या कोई प्रभाव नहीं डालता? अमल विपाक। अम्ल विपाक तर बिड़ मूत्र करता है, बाधक करता है। फर्स्ट आंसर, मल मूत्र को निकालेगा, क्योंकि ये क्या होता है? हैवी होता है, और हैवी होने के कारण कफ को बढ़ाएगा, और कफ को बढ़ाएगा मतलब ग्रेविटी इफेक्ट के कारण जो है मल मूत्र को निकालता है। और सेम यही होता है मधुर रस भी। मधुर रस भी क्या करता है? मल मूत्र को निकालता है। लेकिन अगर कटु विपाक पूछ ले, कटु विपाक का आंसर जाएगा चौथा, मल मूत्र का संग करेगा। मधुर और अमल दोनों जो होते हैं वो यानी क्या होगा? ये सृष्टि यानी मतलब निकालने वाला, सृष्ट मतलब निकालने वाला। मल मूत्र को निकालने वाला अमल भी होता है और मधुर भी होता है, और कटु जो होता है वो मल मूत्र को रोक देता है, कॉन्स्टिपेशन करता है, जो कि वात को बढ़ाता है। माइक ऑफ करिए, नेक्स्ट आइए। माइक अपना बंद रखिए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्रवाह की दिशा के अनुरूप जो हमने धमनियां पढ़ी थी सुश्रुत के अनुसार, वो धमनियां पहले तो बताओ, सुश्रुत की धमनियां कितनी हुआ करती थी? 24 सर। 24 धमनियां हुआ करती थी, जिसके अंदर जो उसका वर्गीकरण कैसे था बताओ? इन चार में से क्या उत्तर जाएगा? धमनी का वर्गीकरण का आंसर क्या जाएगा? आपके स्क्रीन पे लिखा है क्वेश्चन। पहला उत्तर जाएगा। 10 ऊपर जाती है, 10 नीचे जाती है, और 4 तिर्यक जाती है। और अगर चरक की धमनी पूछ ले तो क्या उत्तर करोगे? 200 200 करेंगे। चरक की धमनी भी 200, और चरक की एक और चीज 200 थी, क्या? 200 संधि। संधि 200 संधि थी सर, और 200 सुश्रुत की 210। सुश्रुत की 210 थी संधि। नेक्स्ट आई जी सर। निम्न में से कौन पुनर्वसु आत्रेय का स्टूडेंट नहीं है? निमि, अग्निवेश, हारित या पराशर? क्या उत्तर है? निमि सर। वैद्यराज निमि राजा थे। हाँ, वैद्यराज निमि जो हैं वो शालाक्य तंत्र के अंदर के ऋषि थे। बोले तो ईएनटी, ये ईएनटी के ऋषि हैं, शालाक्य तंत्र। और बाकी जो है वो सब जो है वो चरक के या चरक के समकक्ष आत्रेय के शिष्य हैं। नेक्स्ट आइए। तो कुल मिला के अग्निवेश, हारित, पराशर करके जो 6 ऋषि हैं, कुल मिला के आत्रेय के 6 शिष्य थे, और धन्वंतरी के 7 उसके अंदर जो है आत्रेय के अंदर निमि नहीं आता है। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है चरक संहिता के अंदर कोष्टांग में उल्लेख नहीं है। क्लोम, बस्ती, नाभि, उंडुक? नाभि सर। सोच के बताइए, आराम से समझ लीजिए। बस्ती है सर। बस्ती है सर। कोष्टांग पहले तो बताओ चरक के थे कितने? 15 थे सर। कोष्टांग चरक के 15। 15 चरक के 15। चरक के थे 15 कोष्टांग, और उन कोष्टांग के अंदर क्लोम भी था, नाभि भी थी, वस्ती भी थी। शायद एक बार चेक करना, मेरे हिसाब से इसका उत्तर वैसे उंडुक भी है, उसके अंदर उंडुक भी था सर। अभी देखते हैं। तो उसके अंदर जो है, या तो ये क्वेश्चन बोनस गया था, नहीं तो इसका उत्तर मेरे हिसाब से बोनस होना चाहिए था, क्योंकि इसके अंदर क्लोम भी है, बस्ती भी है,
नाभि भी है। एक बार नोट्स के अंदर वापस देखिए, मोस्ट प्रोबेबली जो है वो 15 के अंदर हृदय, वस्ती, नाभि, यकृत, प्लीहा, क्लोम, वृक्क, वफावहन, आमाशय, पक्वाशय, क्षुद्रांत, स्थूलांत, उत्तरार्थ, गुदरार्थ और पुरुषाधार। मेरे हिसाब से उंडुक शायद नहीं है, वापस देखो एक बार, उंडुक नहीं है सर। उंडुक नहीं है। तो मैंने जो बताया वो 15 है, हृदय, वस्ती, नाभि, यकृत, प्लीहा, ये सब है। उंडुक नहीं है, तो उंडुक उत्तर जाएगा इसका, ठीक है, याद रखना है। फोर्थ, उंडुक जी जो सर। है उसको कोष्टांग नहीं मानता है, याद रखना है, उंडुक नहीं है। नाभि जो है वो होती है, और वस्ती भी होती है, और कुलोम भी होता है। इसके अलावा जो मैंने बात की, वक्क, वपावहन, आमाशय, पक्वाशय, क्षुद्रांत, स्थूलांत, उत्तरार्थ, उत्तरगुद, अधरगुद और पुरुषाधार। चरक संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा धारणीय वेग है जिसके धारण से मानसिक स्थिरता बनी रहती है? धारणीय वेग कौन सा? क्रोध सर, क्रोध। क्रोध को धारण करना चाहिए, क्रोध को धारण करना चाहिए। उद्गार, मूत्र, निद्रा, ये सब अधारणीय वेग थे। क्रोध जो है वो धारण करना चाहिए, क्रोध धारणीय वेग है। अग्नि अधिष्ठानम अन्नस्य ग्रहणात डैश मता, अन्न का ये अधिष्ठान है और अन्न को ग्रहण करता है डैश, कौन है इन चारों में से? ग्रहणी सर। हाँ, अग्नि, अग्नि का अधिष्ठान है, अन्न को ग्रहण करता है, और ग्रहणी मता, ये ग्रहणी का कार्य है। और ग्रहणी का जो स्थान है वो क्या है? पश्चिमा आमाशय, माने पक्वाशय, मध्य। आमाशय, पक्वाशय के मध्य। आमाशय, पक्वाशय, मध्य जो है वो ग्रहणी का स्थान है। स्तनोर मध्य किसका स्थान था? स्तनोर मध्य, हृदय का सर। वो स्तनोर मध्य हृदय का स्थान है, और जी। आमाशय और पक्वाशय के मध्य ग्रहणी है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं चरक संहिता के अनुसार आयु के अंदर कौन कौन से तत्व सम्मिलित होते हैं? इंद्रिय, आत्मा, इंद्रिय, सत्व, आत्मा, शरीर और सत्व। शरीर, सत्व, आत्मा, इंद्रिय, शरीर। शरीर, जी सर। इंद्रिय, सत्व, आत्मा, संयोगो जीवी धारितम। शरीर, इंद्रिय, सत्वे, आत्मा, आत्मा। चार चीज हो रही थी, शरीर, इंद्रिय, सत्वे, आत्मा। इसको ही नित्यग, इसको ही आवस्तिक, नित्यग और आवस्तिक इसी के पर्याय थे, और जीवी धारितम भी इसी के पर्याय थे। तो कुल मिला के सत्वे, शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा, तो इसके अंदर फोर्थ आंसर है आयु। सर आयु के प्रकार कितने होते हैं? 4। वो है, हाँ वो अलग है, वो हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु। सर एक क्वेश्चन था कि आयु के पर्याय कितने होते हैं? आयु के पर्याय 4, पर्याय धारी, जीवितम, नित्यग, अनुबंध, 4 आयु के 4 पर्याय। माइक माइक बंद करिए, माइक। आयुर्वेद सिद्धांत के अनुसार रक्त धातु का उपधातु कौन है? सिरा और कंडरा। कंडरा और सिरा सर। कंडरा और सिरा, ये है रक्त के उपधातु, और स्तनीय और आर्तव जो है वो थी रस की उपधातु। वसा और त्वचा होती है मांस की उपधातु, और स्नायु और संधि होती है मेद की उपधातु। ये हमने उपधातु के अंदर पढ़ा था। नेक्स्ट आइए, चरक के अनुसार दिनचर्या का प्रयोजन क्या है? दिनचर्या क्यों करते हैं? चारों में से उत्तर बताइए, अब आराम से पढ़ के एक एक क्वेश्चन को, ऑप्शन को। स्वास्थ्य लाभों के बिना दैनिक जीवन के अनुष्ठानों का पालन करना है सर। स्वास्थ्य लाभों के बिना दैनिक जीवन के अनुष्ठानों को, मतलब स्वास्थ्य लाभ नहीं चाहिए दिनचर्या से? दोषों को सामान्य में रख, दोषों को साम्य अवस्था में रखना और दोषों को सामान्य अवस्था में रखना और स्वस्थ रहना, रखना है रखना तथा स्वस्थ। उत्तर बोलना है, 1 2 3 4 में उत्तर बोलना है, क्योंकि लाइन बोलोगे बी तो सर, दो आंसर है। दोषों को सामने रखना है और स्वस्थ रहना है, नॉर्मल चीज है। और तीसरा था सभी व्याधियों को तुरंत ठीक करना, ऐसा कुछ नहीं होता है, और केवल उचित आहार तय करना। तो ऑप्शन को सब पढ़ना है तब उत्तर करना है, चाहे पहला आंसर ही सही हो, लेकिन ऑप्शन चारों पढ़ने हैं, ये ध्यान रखना, इसकी आदत डालिए। ऑप्शन चारों पढ़ने हैं चाहे उत्तर पहले ही हो।
क्योंकि लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दीज भी हो सकता है, तब मामला खराब हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखना है। नेक्स्ट आइए, वृहत्त्रयी में कौन सा तंत्र शल्य चिकित्सा पर केंद्रित है? सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता सुश्रुत संहिता सर। सुश्रुत संहिता शल्य पे आधारित है और चरक संहिता जो है वो चिकित्सा पे आधारित है। सुश्रुत आंसर है, नॉर्मल चीज। सुश्रुत के अनुसार गर्भ काल के अंदर सर्व अंग प्रत्यंग विभाग प्रवक्तो या चतुर्थ प्रव्यक्तो, मास। बिल्कुल ठीक है, चौथे मास के अंदर सर्वे अंग प्रत्यंग सूक्ष्म, तीसरा मास सर्व अंग प्रत्यंग प्रवक्तो जो पूछा है, चौथा मास, और सर्वे अंग प्रत्यंग प्रव्यक्तर बोले तो सातवां मास। ये हमने सुश्रुत में बात की थी। माइक तुरंत बंद करने की आदत डाली है। सर जी, आत्मा जीव कब पड़ जाता है? छठवें मास में। मन जो था वो पांचवें मास में था। जी और बुद्धि प्रादुर्भाव छठे मास। बुद्धि थी वो छठवें मास में थी। स्थिरता थी वो चौथे मास में थी। मांस शोणित का क्षय पांचवा मास था। बल वर्ण का क्षय छठवां मास था। अगण्य मास आठवां मास था, जहां पर मांस ओदन की बलि चढ़ा रहे थे। सुश्रुत के अनुसार दो हृदय काल चौथा मास, चरक के अनुसार दो हृदय काल तीसरा मास। ये सब हम बात कर चुके हैं गर्भ के अंदर मास अनुमास की वृद्धि के अंदर, और ये भी उसी के अंदर आया था। प्रव्यक्त तो चौथा आंसर गया इसका। सूक्ष्म अगर लिखा है इसके आगे सूक्ष्म भवती तो तीसरा मास, और परव्यक्तर भवती सातवां मास। वैशेजिक कल्पना में अनुक्त द्रव्य ग्रहण का अभिप्राय क्या है? उत्तर 1 2 3 4 में देना है। 4 है सर। अनुक्त द्रव्य ग्रहण ए सर। ए सर। अनुक्त मतलब क्या होता है? अनुक्त द्रव्य मतलब क्या होता है? जिसको उपयोग नहीं करते सर। अनुक्त द्रव्य मतलब होता है जिस द्रव्य के बारे में कहा नहीं गया है लेकिन उसको मान लेना। जैसे मान लो मैंने बोला आपके सामने 5 औषधियां पड़ी है, उन 5 औषधियों का चूर्ण बना लो, और मैंने कुछ नहीं बताया है कि किस औषधि को कितना लेना है, तो सब औषधियों को कितना लोगे? बराबर। समान सर। बराबर या समान। अगर मैंने बोला है इस औषधि को निगल लो, और निगलने के लिए कोई काढ़ा या कोई क्वाथ या कोई स्वरस नहीं बोला है, तो किससे निगलोगे? पानी से। जल से सर, जल से। तो जो चीज आपको बताई नहीं गई हो लेकिन सामान्य युक्ति से आप उसको ले लेंगे, जो कि सर्व सामान्य है, उसको बोलते हैं अनुक्त द्रव्य। वो द्रव्य जो बताए नहीं गए हों लेकिन कॉमन सेंस के अनुसार उसको काम में ले लेना है। मैंने मान लो 4 ड्रग आपको दी और बोला शाम तक इसका चूर्ण बना के रखना, तो ऐसा थोड़ी एक ड्रग को 20 किलो ले लोगे, एक ड्रग को 200 ग्राम लोगे। सबको समान। इसका मतलब है अगर मैंने कुछ नहीं बोला है तो सबको समान लेना है। कुछ पीने के लिए नहीं बोला है, पानी पीना है। कोई घड़ा या कोई बर्तन नहीं बोला है तो मिट्टी का बर्तन लेना है। अनुक्त द्रव्य वो होते हैं जिसके बारे में बताया नहीं गया हो लेकिन आपकी बुद्धि के अनुसार उसको काम में ले सकते हैं। पहला आंसर, युक्ति पूर्वक गैर सूचीबद्ध औषधियों को समाविष्ट कर देना। ये सही है सर। नेक्स्ट आइए, धातु उपधातु के संबंध में कौन सा युगम गलत है? चारों को देख के आराम से सोच के बताइए। आंसर 1 2 3 4 में देना है। मेद धातु दंत और केश। डी सर, डी गलत है बिल्कुल सर। ठीक है, चौथा आंसर। मेद धातु की उपधातु जी जो सर, है वो चौथा। दंत केश नहीं होती, ये अस्थि की होती है। हाँ, अभी जस्ट ऊपर वाले दंत और क्वेश्चन केश जो होती है वो अस्थि के लिए जाता है। अस्थि का मल भी होता है और उपधातु में भी अस्थि का होता है, सारंगधर अलग बोलता है। मांस की बिल्कुल ठीक है वसा त्वचा, रक्त की बिल्कुल ठीक है कंडरा शिरा,
रस की स्तन्यार तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेद की जो होती है वो स्नायु और संधि होती है चरक के अनुसार, लेकिन दंत और केस नहीं होती है, तो ये युगम गलत है। आयुर्वेद ग्रंथ के अनुसार हृदय का कार्य क्या है? चारों को पढ़ के बताना, मन में पढ़ के उत्तर बोलना 1 2 3 4 के अंदर। रक्त का निस्पंदन। 2 नंबर बी 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 सी नंबर ओज का है सर, ओज का केंद्र और विनियम सर बी बी विनिमय। बी बी रक्त का सी है सर, बी रक्त का बी स्पंदन। सी है सर सी सी है सर, बी हृदय जो है सी आएगा सर। ये आयुर्वेदिक ग्रंथों के अनुसार पूछ रहा है, आयुर्वेद में, नॉट ओज का आधुनिक। आधुनिक तो रक्त का स्पंदन करता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आयुर्वेदिक ग्रंथों में हार्ट को कहीं स्पंदन करके शब्द नहीं आया। ओज का लेकिन ये केंद्र है, क्योंकि ओज का पर ओज का स्थान है, कितना होता है पर ओज? 8 बिंदु। ये 8 पर ओज बिंदु का सर, स्थान है, अरुण रक्त कुछ है। और पर ओज को जो है उसका विनिमन या उसको पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है, रक्त का भी निस्पंदन करता है, नो डाउट। लेकिन आयुर्वेदिक ग्रंथ यहाँ लिख दिया है, इसका मतलब है आयुर्वेदिक ग्रंथ के अनुसार तो ये ओज से रिलेटेड उत्तर जाएगा। और आधुनिक शास्त्र के अंदर हार्ट का सर्कुलेशन किस वैज्ञानिक ने खोज की थी? ऑप्शन दो सर। विलियम हार्वे। किसने की थी? विलियम विलियम हार्वे। विलियम विलियम हार्वे ने रक्त संचरण तंत्र बताया है आधुनिक विज्ञान के अंदर। निम्नलिखित में कौन माधव निदान के टीकाकार हैं? माधव निदान के टीकाकार तो माधव निदान खुद ही है, माधवी। नहीं सर, बी है, नहीं बी बी सर, ये है बी। विजय दीक्षित और डी का काले पुत्र आंसर बी 1 2 3 4 में दीजिए। श्रीकांत दो। दत्त। और एक बार उत्तर दे दिया तो एक व्यक्ति उसी डी सर, समय बी शांत हो जाइए। डी। दूसरा है सर। माधव निदान जो है वो निदान की श्रेष्ठ ग्रंथ है, और निदान या रुग्ण विनिश्चय या रोग विनिश्चय की श्रेष्ठ ग्रंथ है। अरुण दत्त जो है वो सर्वांग सुंदरा लिखता है अष्टांग पे, दलहन निबंध संग्रह लिखता है सुश्रुत पे, चक्रपाणी आयुर्वेद दीपिका लिखता है चरक पे, और भानुमति लिखता है सुश्रुत पे। विजय रक्षित और श्रीकंठ दत्त लिखते हैं मधुकोश टीका माधव पे। सर जी मधुकोश टीका माधव पे लिखी है विजय रक्षित और श्रीकंठ दत्त ने। अस्मरी तक लिखता है विजय रक्षित, और अस्मरी के बाद लिखता है श्रीकंठ दत्त। और अगर डिवाइड करें इसको डीप के अंदर तो कुल मिला के सेकंड आंसर। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित सर में जी। से बोलिए। ये चक्रपाणी जी ने दोनों चरक पर भी और सुश्रुत पर भी टीका लिखी है ना? चक्रपाणी ने चरक पे लिखी है आयुर्वेद दीपिका, सुश्रुत पे लिखी है भानुमति। जी सर, और इसमें एक क्वेश्चन वैसा था ना कि दीप आयुर्वेद में लिखी है दीपिका चरक में, और इसमें सुश्रुत में लिखी है आयुर्वेद दीपिका। चरक के ऊपर लिखी है आयुर्वेद दीपिका, सुश्रुत पे लिखी है भानुमति। जी सर। चक्रपाणी ने। निम्नलिखित में से कौन सी औषधि सिडेटिव ड्रग नहीं है, मादक नहीं है इन चारों में से? मादक, मद उत्पन्न नहीं करती इन चारों में से। सी पैरासिटामोल। पैरासीटामोल। पैरासीटामोल फीवर की ड्रग है या एनसेड ड्रग है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग ग्रुप के अंदर आती है ये। एनसेड्स NSAID उस ग्रुप के अंदर आती है ये। और पैरासीटामोल जो है वो पेनकिलर का काम करती है, मादकता का नहीं करती है, सिडेटिव नहीं करती है। इसके अलावा डोपिक्लोन, बार्बिचुरेट्स, बेंजोडाइजेपिन्स, ये तीनों जो है वो सिडेट करती है, मादकता लाती है, नशा लेके आती है, ये सुलाती है। तो आंसर है पैरासीटामोल। नेक्स्ट आइए, आयुर्वेद में निम्नलिखित में से कौन सा विपाक होता ही नहीं है? डी कसाय विपाक। कसाय। डी कसाय विपाक नहीं होता है, लेकिन कसाय का क्या विपाक होता है फिर बताओ? कटु विपाक होता है। कटु। कटु विपाक सर। कटु विपाक, इसलिए कसाय विपाक नहीं होता है। विपाक 3 होते हैं, मधुर कफ प्रकोपक, अम्ल पित्त प्रकोपक, कटु वात प्रकोपक।
सुश्रुत के अनुसार कितने विपाक है? 2 3 दो विभाग, सर, दो सर, दो सर, 2 है सर। 2 विभाग है सर। दो सुश्रुत के 2 हैं, लघु और गुरु। नेक्स्ट आइए, चरक संहिता के अनुसार आहार के मुख्य कितने प्रयोग भेद से भेद हैं? 4 सर 10 है। आहार के प्रयोग भेद से कितने थे चरक के? 4 सर। जो ऑप्शन है उसमें से बोलना, 14 ऑप्शन है ही नहीं है। 4, 8, 16, 10। 4 सर, 4। 4 सर। याद आ रहा है? नहीं, पीने योग्य, चाटने योग्य, खाने जी सर। योग्य और काटने योग्य। याद आ रहा है? 4 4 जी सर, अचित, 4 पित्त, लीड, खादित। और 2 इसके अंदर जोड़ देता भाव प्रकाश, चौष्य और चवर्य। भाव प्रकाश के 6 होते हैं, याद रखना। 4 + 2 चूसने वाले और चवर्य चबाने वाले। चौष्य और चवर्य 2 एक्स्ट्रा मान लेता है, तो हो जाते हैं भाव प्रकाश के 6 आहार के प्रयोग भेद। प्रयोग भेद हम उसको खा कैसे रहे हैं? काट रहे हैं, चाट रहे हैं, चवर्ण कर रहे हैं, उसको पी रहे हैं। प्रयोग भेद से भाव प्रकाश 6, चरक 4। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से भोजन को आहार सेवन विधि के आधार पर इन चारों को किसके निम्नलिखित में से किस प्रकार के भोजन को आहार सेवन की विधि के आधार पर वर्गीकृत किया है? इन चारों पेय में से सर, पेय। पेया पेय पेया एक। पेया। पेया के अंदर जितने भी लिक्विड होते हैं वो आहार के अंदर वर्गीकरण के अंदर आ जाते हैं। जितने भी लिक्विड है, तक्कर हुआ, क्षीर हुआ, ये सब किस में आते हैं? पेया वर्ग के अंदर आते हैं। पेय वर्ग के अंदर ये आहार सेवन विधि जो हमने ऊपर 4 पढ़ी थी, जो अशित, पीत, लीड, खादित। पीत, जो पीत होता है उसके अंदर जो है वो आहार सेवन विधि भी होता है, तो पीत या पेय। रसशास्त्र के अंदर सामान्य सर स्क्रीन में दिख रहा है सर। स्क्रीन बाकी सबको दिख रहा है? दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रहा है जी सर। सर। हाँ, तो एक बार क्लोज करके वापस क्लास को जुड़ जाइए ना, कई बार दिक्कत आता है। सर ये रसशास्त्र में वर्गीकृत का मतलब क्या होता है? किसका? वर्गीकृत का मतलब क्या है जो क्वेश्चन में लिखा है ना, वर्गीकृत? वर्गीकृत मतलब क्लासिफाइड, क्लासिफिकेशन, अलग अलग उसको ग्रुप के अंदर क्लासिफिकेशन करना, अलग अलग उसको डिफरेंशिएशन करना। रसशास्त्र के अंदर सामान्य मूषा जो है वो किससे बनती है? वो सर भूसी, मृतिका, गाय का गोबर और धान की भूसी से सर। बिल्कुल ठीक है। मिट्टी, गोमय और धान, ये हमने पढ़ा था जब रसशास्त्र पढ़ रहे थे। मूसा, जिसमें हम गोस्तनी मूसा, महामूसा, ये हम पढ़ रहे थे, जहां पर उसका जो सामान्य जो फॉर्मेशन है वो तुष, भूसी, गोमय और मृतिका से बन रहा था। गुग्गुल की शुद्धता का आकलन करने की कौन सी परीक्षा होती है चारों में से? ये सर निश्चिंत परीक्षा। जल सर। जल परीक्षा है सर, जल परीक्षा धोने का। गुग्गुल जल को, गुग्गुल की अच्छा। परीक्षा जो होती है उसको जल में करते हैं, चौथा आंसर है। और जल। उसमें होता क्या है? कॉमीफ्लोरा मुकुल इसका लैटिन नाम होता है, और मेदो अनिल हराणाम इसके एक ड्रग का एक लक्ष्य बोले तो औषधीय प्रॉपर्टी बताइए। मेदो अनिल हराणाम, ये मेद और वात की श्रेष्ठ औषधि है। मेदो अनिल हराणाम, गुग्गुल के बारे में पूरी बात कर लेते हैं। मेदो अनिल हराणाम पहली चीज। दूसरी चीज, गुग्गुल का वर्णन सुश्रुत के अंदर उरुस्तम रोग के अंदर आया है। उरुस्तंभ, गुग्गुल को ये उरुस्तंभ के अंदर बोलता है। दूसरी चीज, सब जो क्वेश्चन बन सकते सब बता रहा हूं। गुग्गुल के 5 भेद बोलता है भाव प्रकाश। गुग्गुल के 5 भेद बोलता है भाव प्रकाश। गुग्गुल का शोधन जो है वो जल में घुलनशीलता से होता है। प्यूरिफिकेशन जो होता है वो जल में घुलनशीलता से होता है इसका शोधन, जो कि इसका उत्तर भी है जल परीक्षा। गुग्गुल का लैटिडाम कॉमीफ्लोरा मुकुल होता है। कॉमीफ्लोरा मुकुल, सी मुकुल, कॉमीफ्लोरा मुकुल। गुग्गुल एक उष्णवीर्य ड्रग होता है जिसके 2 भेद होते हैं, पुराण गुग्गुल और नया गुग्गुल। 2 भेद भी होते हैं इसके, पाक के अनुसार 2 भेद। वैसे तो 5 भेद होते हैं, लेकिन 2 भेद भी होते हैं, पुराना और नया। और भाव सुश्रुत ने इसको उरुस्तंभ के अंदर बोल दिया, मैंने आपको बता दिया। इसका आंसर है जल परीक्षा। जल के अंदर इसको गर्म करके जलाते हैं तो पूरी तरह से ये सोल्यूबलाइज हो जाता है, पूरी तरह से ये शुद्ध होकर सोल्यूबल हो जाता है।
तो तुम मुझे बताओगे पहली जो निश्चंद्रत्वम परीक्षा है वो कौन से भस्म की थी? अब्रक सर, अब्रक। अब्रक। अब्रक भस्म चमकीली नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और इसी के साथ बता दो जब क्वेश्चन आया है तो निर्धूम कल्पना, और निर्धूम परीक्षा किसकी थी? निर्धूम परीक्षा गंधक की। साल साल और शिलाजीत। हड़ताल और शिलाजीत। हड़ताल और शिलाजीत बिना धुएं के जलते हैं श्रेष्ठ। हड़ताल और शिलाजीत दोनों निर्धूम कल्प दोनों की परीक्षा होती है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से क्या द्रव्य गुण की गुण श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है? बताइए, इनमें से कौन सा गुण नहीं है? गुण भौतिक आहार सर, आहार आहार है, भौतिक आदि है, भौतिक आदि। जी सर। परादी गुण पढ़े थे भौतिक 10। अध्याय। परादी गुण पढ़े थे 10। भौतिक गुण जो है उनको गुरुवादी गुण भी बोलते हैं, भौतिक गुण, फिजिकल एंटिटीज। शारीरिक गुण भी बोलते हैं, उनको भी गुरुवादी गुण बोलते हैं, जो 20 हम पढ़ रहे थे। लेकिन आहार कोई गुण नहीं था। सार्था गुरुवादिर बुद्धिर प्रत्यनांता परादय 41 गुण पढ़े थे, याद हो तो। सार्था इंद्रिय गुण, आध्यात्मिक गुण 6, गुरुवादी गुण 20, परादी गुण 10। हाँ वो 5 हो गए थे। सार्था मतलब इंद्रिय गुण। 5 + 6 + 20 + 10 41। उसमें कोई आहार गुण नहीं आ रहा था, तो आहार गुणों में सम्मिलित नहीं होता है। शल्य को आयुर्वेद में अगर बोलना हो तो क्या बोलोगे? फॉरेन बॉडी, मेंटल डिसऑर्डर, पॉइजन या डाइजेस्टिव फायर? फॉरिजन बॉडी। सर। शल्य को क्या बोलते हैं? तत्र मन शरीर बाधक राणी थी शल्य। शल्य का मतलब होता है कोई भी विजातीय तत्व जो बॉडी में घुस गया है, फॉरेन बॉडी। कोई भी विजातीय तत्व जो बॉडी में घुस गया, चाहे वो लोहा हो, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे वो गोली हो, चाहे वो कोई भी विजातीय तत्व हो, चाहे वो सिक्का हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे वो पॉइजन भी हो, बॉडी में जो प्रवेश कर गया फॉरेन बॉडी के रूप में, जो बाहर का तत्व है, विजातीय तत्व है, उसको बोलते हैं शल्य। नॉर्मल चीज मॉडर्न के अनुसार। फार्मेकोकाइनेटिक्स किसे कहते हैं? आराम से 4 ऑप्शन पढ़ के बताओ, ये समझाऊंगा थोड़ा डिटेल के अंदर। पहले तो 4 ऑप्शन पढ़ के अपना उत्तर लगाओ अपनी बुद्धि के अनुसार। फार्मेकोकाइनेटिक्स। बी सर। डी सर। बी बोल रहे हो, मतलब रिसेप्टर के साथ औषधि की अन्योन्य क्रिया का अध्ययन। जिसको उत्तर नहीं देना है अपना माइक ऑफ रखिए, उत्तर देना है वो माइक ऑन रखिए। आप देखो 2 चीज समझ लो, ये होता क्या है। एक होता है फार्मेकोलॉजी, जिसके अंदर हम औषधियों को या मॉलिक्यूल्स को अध्ययन करते हैं, जिसका एक मोटा मोटा परिभाषा है, जिसके अंदर हम औषधीय मॉलिक्यूल्स का अध्ययन करते हैं, वो फार्मेकोलॉजी होता है। यह ड्रग्स का शरीर पर प्रभाव मोटा मोटा फार्मेकोलॉजी होता है। उसके अंदर 2 शाखाएं आती है, फार्मेकोकाइनेटिक्स जो लिखा हुआ है सामने, और एक आता है फार्मेकोडायनेमिक्स। काइनेटिक का मतलब होता है गति, जो कार्य करे, जो सक्रिय तत्व हो, और फार्मेकोडायनेमिक्स का मतलब होता है जो सक्रिय तत्व ना हो। तो काइनेटिक्स में क्या पढ़ते हैं हम? शरीर और औषधि 2 चीज है आपके पास। आपके पास है एक शरीर है, आपके पास एक औषधि है। तुम मुझे बताओगे दोनों में से मुख्य चीज क्या है, शरीर या औषधि? शरीर। शरीर जरूरी है या औषधि जरूरी है? औषधि कब काम करेगी? शरीर पे काम करेगी ना, कोई पत्थर पे थोड़ी काम करेगी पड़ी पड़ी। शरीर जरूरी है। तो जो शरीर है वो एक्टिव पार्ट है, सक्रिय तत्व है, क्योंकि इसके अंदर डाइजेशन भी होता है, अवशोषण भी होता है, पाचन भी होता है, सब कुछ होता है।
तो अब दो चीज है, शरीर और औषधि, बस दो ही चीज है। माइक का ध्यान रखिए, ऑफ करिए तुरंत। शरीर और औषधि। शरीर सक्रिय है, औषधि निष्क्रिय है। निष्क्रिय मतलब जब तक शरीर नहीं है औषधि काम नहीं करेगी, क्योंकि औषधि शरीर में जाएगी तो ही तो काम करेगी। और काम कब करेगी? जब शरीर उसका साथ देगा। शरीर औषधि के साथ जो कार्य करता है, मतलब सक्रिय कौन है इसमें, शरीर या औषधि? वापस बोलो। औषधि है सर, औषधि औषधि है। शरीर सक्रिय है या औषधि सक्रिय? अभी बात हुई है। सर शरीर शरीर है औषधि, सर। शरीर है सर। शरीर सक्रिय है शरीर सर। सक्रिय है। औषधि शरीर के बाहर कुछ नहीं कर सकती। कुछ कर सकती है? आप बताओ। पैरासीटामोल टेबल के ऊपर पड़ी है, बुखार हटा सकती है क्या? नहीं। नहीं हटा सकती सर, तो बुखार कब हटाएगी वो? शरीर के अंदर जाएगी। तो शरीर के अंदर जा रही तब बुखार हटा रही है, बाहर पड़ी कुछ नहीं कर रही है। इसका मतलब सक्रिय कौन है, औषधि या शरीर? शरीर शरीर सर। अब तो कोई डाउट नहीं शरीर। है। अब माइक ऑफ करिए। तो बॉडी सक्रिय है, तो बॉडी औषधि के साथ जो करती है वो तो होता है काइनेटिक्स। काइनेटिक का मतलब है सक्रियता। बॉडी जो औषधि के साथ करती है, पहले बॉडी आया मतलब बॉडी सक्रिय है, जो पहले आता है वो सक्रिय है। बॉडी औषधि के साथ जो कर रही है वो तो होता है फार्माकोकाइनेटिक्स। और औषधि बॉडी के साथ जो करती है उसको बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। मतलब जिसके अंदर मैं ड्रग का अवशोषण पढ़ूं, जिसके अंदर मैं ड्रग का चय अपचय पढ़ूं, जिसके अंदर ड्रग का निष्कासन पढ़ूं, ये सब किसके काम है? अवशोषण, निष्कासन, चय अपचय कौन करता है, शरीर या औषधि? शरीर सर, शरीर सर। इसका मतलब शरीर इस औषधि के साथ ये काम कर रही है, निष्कासन, चय अपचय, उसका पृथकीकरण, उसका निष्कासन, उसका संश्लेषण। इसका मतलब ये काइनेटिक्स की बात कर रहा हूं। और इसका उल्टा, औषधि जो शरीर के साथ करे उसको बोलते हैं डायनेमिक्स। हो गया याद? याद रखना है। अब आगे एक और क्वेश्चन आएगा तो मैं और पूछूंगा। तो इसका उत्तर है शरीर औषधि के साथ क्या करता है बोले तो चौथा आंसर। नेक्स्ट आइए, अगला लिखा है पैरासीटामोल जैसी एंटीपायरेटिक्स की प्राथमिक कार्य क्या है? पैरासीटामोल बॉडी में जाके इनमें से चारों में से क्या काम करता है बताओ? हाइपोथैलेमस में सी वाला सर। सही उत्तर है, बिल्कुल ठीक। आपके बॉडी का जो टेम्परेचर का केंद्र है, टेम्परेचर का केंद्र वो हाइपोथैलेमस में होता है। और पैरासीटामोल जाके हाइपोथैलेमस में कार्य करती है। वहां पर प्रोस्टाग्लैंडिन्स करके कुछ तत्व होते हैं, उस तत्वों का अवरोध कर देती है, उसका सिंथेसिस या मैन्युफैक्चर या उसका जो बनना है उसको रोक देता है, जिसके कारण फीवर का ताप बॉडी में बढ़ता नहीं है। तो कुल मिला के ऊपर क्या लिखा है, ल्यूकोट्रीन संश्लेषण का अवरोध, ये ब्रोंकियल अस्थमा के अंदर होता है। लिख लो पहला, ब्रोंकियल अस्थमा। ल्यूकोट्रीन्स जो होते हैं वो ब्रोंकियल अस्थमा पे काम करते हैं। हिस्टामिन रिसेप्टर का अवरोध करना, ये भी अस्थमा या एलर्जी में होता है। तो पहला जो उत्तर है वो अस्थमा है। दूसरा उत्तर जो है वो अस्थमा और एलर्जी दोनों के अंदर हिस्टामिन काम करते हैं। तीसरा मैंने बता दिया ज्वर के ऊपर काम होता है। चौथा सेरोटोनिन मार्ग का सक्रियण, सेरोटोनिन मार्ग का सक्रियण, ये जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर कार्य होता है। सेरोटोनिन ये एंडोक्राइन के अंदर कार्य करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है। तो उसका उत्तर जाएगा हाइपोथैलेमस में प्रोस्टाग्लैंडिन्स की संश्लेषण का प्रतिरोध, जिससे फीवर कम हो जाता है। क्योंकि हाइपोथैलेमस में आपका ज्वर का केंद्र है। ये भी क्वेश्चन आता है, ज्वर का केंद्र कहां पर विराजित है? हाइपोथैलेमस। फीवर का केंद्र या फीवर का सेंटर। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं निम्नलिखित कौन सी औषधि को एंटी एपिलेप्टिक एवं एनाल्गेसिक रूप में काम में लेते हैं। मतलब इन चारों औषधियों में से एक ऐसी औषधि जो मिर्गी के दौरों को भी रोक दी है
और एनाल्गेसिक का मतलब होता है जो पेन किलर भी होती है, एनाल्गेसिक मतलब जो पेन को खत्म कर दे, और एंटी एपिलेप्टिक मतलब जो अपस्मार या मिर्गी के दौरे को खत्म कर दे। सर कौन सी। सी दवा है कार्बामेमाइड वो? जो पॉइंट डाइजेपाम, लेवरेसिटेम और फिनेटोइन, ये तीनों प्योरली मिर्गी की दवा है। कार्बमिज़ापीन जो है वो मिर्गी पे भी काम करती है और दर्द निवारक भी होती है। इसको ऐसे कैसे याद रख लो, ज्यादा डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा याद रखो। फार्माकोलॉजी है ये, बस थोड़ा सा याद रखो। जो शुरू के तीन है ये भी याद रखना है, क्वेश्चन आ गया है तो। डाइजेपाम, लेवरेसिटेम और फिनेटोइन, ये तीनों मिर्गी की दवा है, एंटी एपिलेप्टिक। और डाइजापाम तो सर कार्बेमिज़ापीन नींद की है। दवाई है ना? क्या कह रहे हैं? नींद की दवाई सर जी, डाइजापाम तो नींद में भी काम में आती है ना? हाँ, तो बात हो गई ना, एंटी एपिलेप्टिक के अंदर नींद की ही चिकित्सा करते हैं। अपस्मार तब सक्रिय होता है जब व्यक्ति को नींद नहीं आती है, और नींद आ जाती है तो अपस्मार के वेग कम हो जाते हैं। तो डाइजेपाम नींद में भी लाते हैं, लोराजेपाम, डाइजेपाम, ये सब किसमें, नींद में भी काम में आती है। तो बात वही है, ले दे के नींद का मतलब सिडेट करना। और आधुनिक चिकित्सा के अंदर एक ही चिकित्सा है मेंटल डिसऑर्डर की, कि रोगी को सुला दो, और उनके पास कोई चिकित्सा नहीं है। सोएगा तो उसकी पूरी तरह से जो है वो तंत्रिका तंत्र रिलैक्स होगा, उसके कारण उसकी मिर्गी के वेग कम आ जाते हैं। तो कुल मिला के कार्बमिज़ापीन थोड़ा सा याद रखना है, ये दोनों काम करता है, दर्द निवारक प्लस मिर्गी के दौरों के अंदर काम आता है। नेक्स्ट आइए, ये देखो ये आ गया। अब तुम बताओगे फार्मेकोडायनेमिक्स। अब बोलो चारों में से, ढंग से सोच के बताना, वापस चारों ऑप्शन पढ़ लेना। काइनेटिक्स क्या बोला था मैंने? काइनेटिक्स क्या बोला था? जो शरीर के साथ एक्टिव औषधि। काइनेटिक्स के अंदर शरीर जो था वो औषधि पे काम कर रहा था, शरीर शरीर पर बल ड्रग के की साथ। क्रिया और प्रभाव। फिर मैंने बोला था औषधि शरीर पहले। औषधि के साथ, तो उसका उल्टा कर दो, औषधि शरीर के साथ। अब बताओ क्या उत्तर है? अब बताओ क्या उत्तर है? सी वाला आएगा सर। सी उत्तर है। समझ में आ गई बात? शरीर पर ड्रग की क्रिया। हो गया मामला क्लियर? जी। जब शरीर औषधि के साथ कार्य करता है वो काइनेटिक्स, जो औषधि शरीर पे काम करती है वो डायनेमिक्स। क्लियर है? जी सर। याद रखना है, काइनेटिक्स मतलब है जो शरीर औषधि के साथ कार्य करे, और डायनेमिक्स का मतलब है उल्टा, औषधि शरीर पे जो कार्य करे। ये दोनों परिभाषाएं याद रखना है, और कोई ज्यादा डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है, ये मुख्य सिद्धांत है। नेक्स्ट आइए, रसशास्त्र के अनुसार भस्म बनाने से पूर्व किस प्रक्रिया को लेकर साथ में धातु और खनिज का शुद्धिकरण करते हैं? तो बड़ा इजी सवाल है, क्या उत्तर करो? शुद्धिकरण किससे शोधन करते सर, हो? शोधन शोधन शोधन। शोधन 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 से। जारणा से क्या करते हो? पारद के अंदर धातुओं को पचाते हो। भावना से क्या करते हो? किसी द्रव्य के चूर्ण के अंदर उसके क्वाथ या सुरस को डाल के उसको टैचुरेट करते हो। शोधन उत्तर यही है। और मारण के अंदर क्या करते हो? धातुओं का भस्मीकरण करते हो। तो शोधन उत्तर है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शुद्ध शुक्र का लक्षण है? सर जी सर। ए। ये है सर, स्फटिक सन्निभम। शुद्ध शुक्र सफेद होता है, श्वेत होता है, स्फटिक सनिभम। और इंद्रकोप और लाक्सा के समान आर्तव हुआ करता था, याद हो तो, आर्तव। और शशक के सनिभम भी आर्तव। तीनों नीचे के तीनों आर्तव हैं, पहला जो है वो शुक्र है। नेक्स्ट आइए, निम्न में से कौन सा कथन क्रूड ड्रग्स को निर्देशित करता है? क्रूड ड्रग्स, बताइए उत्तर। जो समझ में आ रहा है वो बताइए। सी सर धतूरे का बीज। नहीं नहीं, क्वेश्चन नंबर मैं बोल रहा हूं 31 नंबर का सवाल देखिए। क्रूड ड्रग्स को इनमें से क्या परिभाषित करता है? ये सर डी। आधुनिक चिकित्सा में उपयोग किया जाने वाला ड्रग साहब। क्रूड ऑयल किसको बोलते हैं? क्रूड ऑयल। अभी पूरे विश्व के अंदर क्रूड ऑयल का संकट आ रहा है। क्रूड ऑयल किसको बोलते हैं? क्रूड ऑयल।
कच्चे तेल को। कच्चे तेल को बोलते हैं, जैसे पेट्रोल किस डीजल। तेल को बनाया जाए या कच्चा पदार्थ? अब बताओ क्या उत्तर है, अब बताओ क्या उत्तर है? डी सर, डी। सी वाला होगा सर। सी है चौथा सर। उत्तर। माइक ऑफ करिए। न्यूनतम प्रसंस्करण के साथ एक प्राकृतिक पदार्थ, मतलब क्रूड का मतलब कच्चा, उसके ऊपर कोई प्रसंस्करण नहीं हुआ है, न्यूनतम प्रसंस्करण हुआ है, मिनिमम ट्रांसफॉर्मेशन, जिसका उपयोग औषधि रूप में किया जाता है। मतलब ऐसा तत्व, ऐसी वस्तु जिसपे कोई भी प्रसंस्करण नहीं किया हो, बोले तो ट्रांसफॉर्मेशन, शोधन, उसका मारण या उसका भस्मीकरण कुछ भी नहीं किया हो, ऐसे के ऐसे ले लिया गया हो, उसको बोलते हैं क्रूड या कच्चा, और उसको उपयोग करते हैं कई बार औषधियों के लिए, तो उसको बोलते हैं क्रूड। ये क्रूड की परिभाषा है, ठीक है, कच्ची वस्तु की या क्रूड की। बाकी पौधों से निकाला गया शुद्ध रासायनिक पदार्थ ऐसा कुछ नहीं है। क्रूड जो है वो जमीन से भी निकाल सकते हैं। प्रयोगशाला में रासायनिक रूप से उत्पादित जरूर नहीं, प्रयोगशाला में जमीन से भी निकाल सकते हैं। आधुनिक चिकित्सा में प्रयोग किए जाने वाले कृत्रिम यौगिक, आधुनिक चिकित्सा नहीं, आयुर्वेद चिकित्सा में भी कर सकते हैं, जरूर थोड़ी आधुनिक चिकित्सा में करते हैं क्रूड का। तो फोर्थ सबसे बेस्ट जो है वो पिन पॉइंट उत्तर है, न्यूनतम प्रसंस्करण वाला ऐसा पार्ट या ऐसा वस्तु या प्राकृतिक पदार्थ जो पशु आदि, खनिज आदि किसी से भी प्राप्त हो सकता है, जिसमें मिनिमम प्रोसेसिंग या मिनिमम ट्रांसफॉर्मेशन किया जाए, उसको बोलते हैं क्रूड। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से स्थावर विष का उदाहरण है। निम्न में से स्थावर विष कौन सा बोलो? धतूरे के सी। सी। सी स्थावर सी मतलब आ होता है, सी है सर। सी। स्थावर मतलब होता है प्लांट पॉइजन। प्लांट पॉइजन, सांप जानवर है, मकड़ी जानवर है, बिच्छू जानवर है, धतूरा प्लांट है। तीसरा आंसर, स्थावर मतलब प्लांट पॉइजन। निम्नलिखित में से विषदाता के लक्षण हैं, बोलिए। पसीना आना और बेचैन होना। सही है सर। सर, पसीना सी। आना, सी। मतलब करिए, कोई भी व्यक्ति विष को देगा तो तुम मुझे बताओगे, कोई भी आदमी किसी को विष खिलाने जा रहा है तो वो डरेगा या बिल्कुल कॉन्फिडेंटली जाएगा? तुम क्या मानते हो? डरेगा सर। डरेगा। तो डरेगा तो पसीना भी आएगा और बेचैन भी होगा, गोड़ामारी। इसके अलावा स्थिर हो नहीं सकता, शांत प्रकृति का हो नहीं सकता, प्रफुल्लित हो नहीं सकता। विषदाता का मतलब है जो पॉइजन दे रहा है किसी को, वो हमेशा पसीने से युक्त और बेचैन होगा। विषदाता का लक्षण सुश्रुत के अंदर आया है। नेक्स्ट आया है, निम्नलिखित में से कौन सा ओरल एंटी कोगुलेंट है, बताइए। वारफेन। डी है सर। एंटी कोगुलेंट वो ड्रग होते हैं जो रक्त के थक्के को जमने नहीं देते हैं, बोले तो रक्त को तरल बनाए एस्पिरिन। एट्रोपिन है सर। एट्रोपिन। एट्रोपिन और एस्पिरिन। एस्पिरिन आएगा सर। पूरा प्रश्न एक बार पढ़ लो वापस। ओरल, सर हेपेरिन। अरे ओरल का मतलब है मुंह से। कौन सा देते हो? हिपेरिन को मुंह से देते हो? डी नंबर का बार फायरिंग है सर, बार फायरिंग दी सर। एस्पिरिन तो मुंह से दिया जाता है। एस्पिरिन साहब। ये वाला टेबलेट आती आएगा। है एस्पिरिन। सुनिए, एस्पिरिन एंटी कोगुलेंट है, नो डाउट, लेकिन एस्पिरिन जो है वो एंटी कोगुलेंट का काम जरूर करता है, लेकिन एस्पिरिन को जो है वो एनएसिड्स ग्रुप में रखा गया है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। इसका ग्रुप अलग है, काम जरूर एंटी कोगुलेंट का करता है, लेकिन एंटी कोगुलेंट जब आप पढ़ोगे चैप्टर को तो पिन पॉइंट उसके अंदर वारफेरिन ऐसा होता है जो मुंह से दिया जाता है, वारफेरिन। समझ मारी बात? और हिपेरिन और एट्रोपिन सुई से दिया जाता है।
इंजेक्टेबल्स। सर जी इसको और बफारा टाइप का भी कह सकते हैं ना, जैसे बफारा देते हैं बच्चों को जब जुकाम निमोनिया हो जाता है तो। नहीं 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 वो चीज अलग है, निमोनिया बुखार जुकाम उसके अंदर वो चीज अलग है, वो सब उसके अंदर जाएंगे। एस्फेक्सिएंट वो अलग चीज है, आप तो इसमें ध्यान रखिए। जी सर। एंटी कोगुलेंट वो ड्रग होते हैं जो रक्त का थक्का या खून को पतला रखते हैं, उसमें एस्पिरिन नो डाउट वो काम करता है, लेकिन एस्पिरिन का जो ड्रग क्लासिफिकेशन ग्रुप है वो है एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। लेकिन इसके लिए इसको हमने साइड कर दिया क्योंकि ये एंटी कोगुलेंट की ड्रग कैटेगरी में नहीं आता है। वारफेरिन उतर जाएगा, वो एंटी कोगुलेंट भी है और मुख से भी देते हैं। निम्न आयुर्वेद में कितने रस हैं? अरे भैया ये तो बड़ा इजी सवाल है, कितने रस हैं? 6 रस से कोई बड़ी बात नहीं। 6 रस। आयुर्वेद चिकित्सा सिद्धांत के अनुसार सभी व्याधियों का प्रारंभिक उपचार क्या है? सबसे फर्स्ट उपचार निदान परिवर्जन। निदान परिवर्जनम। सभी रोगों के अंदर प्रथम चिकित्सा सूत्र जो है वो निदान परिवर्जन होता है। निदान परिवर्जनम, सबसे प्रथम चिकित्सा जो होता है वो निदानों का उलटा करना या निदान को रोक देना होता है। सर लंघन यानी क्या होता है? लंघन और रसायन उसमें? लंघन मतलब फास्टिंग। नेक्स्ट आइए, अष्टविध शस्त्र क्रम में रक्त मोक्षण किसके अंडर में आता है? विश्रावण सर, विश्रावण। विश्रावण बी ऑप्शन है सर। विश्रावण बी। विश्रावण। विश्रावण आहरण मतलब होता है निकालना, विश्रावण मतलब होता है खून को बहाना, लेखन मतलब होता है स्क्रैपिंग और छेदन मतलब होता है काट के अलग करना। आंसर जाएगा विश्रावण। वैशेजी कल्पना में द्रव्याश्रित रस का अभिप्राय क्या है? द्रव्याश्रित रस किसको बोलते हैं? द्रव्य में निहित रस। डी सर है, बी वाला। द्रव्याश्रित रस मतलब जो द्रव्य के अंदर रस है, द्रव्य में निहित रस है, उसको द्रव्याश्रित रस। नॉर्मल चीज, जो द्रव्य के अंदर जूस पड़ा है उसको द्रव्याश्रित रस। ये फिर आ गया, कौन सा एंटीकोगुलेंट मुख से दिया जाता है? वाला सर, वारफेरिन उत्तर है। अब ये जो चारों ऑप्शन है ये चारों एंटीकोगुलेंट है, लेकिन शुरू के 3 सुई से देते हैं और चौथा जो है वो मुख से देते हैं। अगला बताइए, प्रतिहंती च निपाते यो रसानाम स्वाद्यते न च मुखे वैश्यद्य करे शोष प्रलाहद कारकम किस रस का क्रम है? तिक्त रस का। कटुरस सर। कटुरस। कटुरस। प्रतिहंती च निपाते, जिह्वा पे रखते ही अन्य रसों को उड़ा देगा, तिक्त रस। प्रतिहंती च निपाते तिक्त रस का लक्षण है, मुख को साफ करेगा, मुख का शोषण करेगा और प्रहलाद कारक करेगा। ये मैंने बताया था आपको, नीम को मुंह पे डालते ही दूसरे रस गायब हो जाएंगे। प्रतिहंती च निपाते, टच अड़ते ही जिह्वा पर सभी रसों को उड़ा देगा, तिक्त रस। तो तुम मुझे बताओगे कौन से रस के अंदर लिखा था रक्त दुष्यति? सोच के बताना, रक्त दुष्यति। जबरदस्त सर। अम्लरस। रक्त दुष्यति था अम्ल रस, और रक्त कोप्यति था, रक्त वर्धती था लवण रस। ये मैंने आपको बताया था, लवण रस के अंदर बीपी बढ़ता है इसलिए रक्त वर्धती लिखाएगा उसके अंदर। नेक्स्ट आइए, तो इसका आंसर है तिक्त रस। चिकित्सा और व्याधि के संदर्भ में निदान किसको बोलते हैं? बोलिए चारों में से। बी वाला है सर, रोग का उपचार। रोग का
परीक्षण उपकरण उपचार सर। निदान किसको बोलते हैं? बी रोग का उपचार। उपचार करना सर। रोग। तो फिर चिकित्सा किसको बोलते हैं? जब रोग का उपचार निदान होता है तो चिकित्सा क्या है? रोग का वर्गीकरण सर। अभी ऊपर ये एक सर। क्वेश्चन ऐसे आया था। रोगों का वर्गीकरण है चिकित्सा सर। उपचार आएगा, निदान परीक्षण। रोग का निदान क्या परीक्षण बताया था करना। आपको? रोग का परीक्षण करना सर। चेती कर्तव्यता को रोग उत्पत्तिकर कारणम निदानम। रोग है सर, की सी। उत्पत्ति के कारण को निदान बोलते हैं। अब बताओ क्या उत्तर है? सी। रोग का कारण है, याद नहीं आ रहा? हेतु निमित्त आयतन कर्ता कारण समुत्थान प्रत्यय कर्ता कारण, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पर्याय रोग का वर्गीकरण। फिर रोग का वर्गीकरण। निदान मतलब होता है रोग का कारण। रोग किस कारण से उत्पन्न हो रहा है उसको बोलते हैं निदान। तो रोग का कारण को निदान बोलते हैं। रोग का परीक्षण तो टेस्टिंग हो जाएगा, वो तो अलग चीज है, वो तो परीक्षा के अंदर आएगा। रोग का उपचार चिकित्सा कहलाता है। रोग का वर्गीकरण तो ये तो डिफरेंशिएशन कहलाता है, ये तो अलग ही चीज है, क्लासिफिकेशन है ये तो। रोग का कारण को निदान बोलते हैं, जिस कारण से रोग उत्पन्न हुआ है। बेसिक सवाल है ये तो। कौन सी परीक्षा 8 परीक्षाओं या अष्टविध परीक्षा में नहीं आती? बोलो। आहार परीक्षा। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन बाकी सबको तो दिख रही है। जी सर। लॉग आउट करके फिर से ज्वाइन करेंगे। हाँ तो एक बार क्रॉस करके वापस जुड़िए। सर डी ऑप्शन है इसका। क्या उत्तर है? सर बी है सर। बी है सर। नाड़ी, नाड़ी मल मूत्र जिह्वा शब्द स्पर्श दृक आकृति। अब बताओ क्या उत्तर है? आहार। आहार अष्टविध परीक्षा में नहीं आता। नाड़ी मल मूत्र जिह्वा शब्द स्पर्श दृक आकृति, ये 8 होते हैं अष्टविध परीक्षा। किस आचार्य ने दी अष्टविध परीक्षा? शब्द स्पर्श दृक आकृति। सारंगधर सर। योग रत्न। योग रत्नाकर। अष्टविध परीक्षा योग रत्नाकर ने दी है। नेक्स्ट आइए। आहार आएगा सर। आहार। आयुर्वेद में निम्नलिखित कौन सा अष्टविध परीक्षा का हिस्सा नहीं है? ये फिर घुमा के सवाल आ गया, बोलो। हाँ बताओ। श्वास नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। अग्निकर्म, ये कल ही पढ़ाया था, परसों पढ़ा, सबको पढ़ाया था। अग्निकर्म के अंदर ताल फल कौन से दग्ध का लक्षण है? ये गलत नहीं होना चाहिए। सम्यक दर्द का सर। सम्यक दग्ध, बिल्कुल ठीक है। सम्यक दग्ध ताल फल। तो फिर मेरे को बता दो, इन चारों में से, ये चारों ऑप्शन है आपके सामने, पित्तज विसर्प के समान किस में चिकित्सा करेंगे? चारों ऑप्शन है। अतिदग्ध। अति दग्ध के अंदर पित्तज विसर्प के समान चिकित्सा, बिल्कुल ठीक है। और तालफल सम्यक दग्ध। निम्नलिखित में से कौन सा औषधि का योग है इन चारों में से? नीचे जो लिखा है, औषधि कौन सी इन चारों में से? त्रिफला सर। त्रिफला औषधि। नॉर्मल चीज, नारियल तेल, नींबू का रस, गुलाब रस या गुलाब जल, ये औषधि नहीं है। शास्त्रोक्त औषधि त्रिफला है। वेस्टेज रत्नावली के अनुसार पंचामृत प्रॉपर्टी में कौन कौन से घटक होते हैं? पारद गंधक अभ्रक और लोह ताम्र। जी सर। ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन सर। ऑप्शन डी। डी ऑप्शन डी वाला है सर। डी। पारद गंधक ये तो सब में है, तो ये तो सब ऑप्शन कट गए। पारद गंधक तो सब में है। अभ्रक लोहा और तांबा, चौथा आंसर। पारद गंधक अभ्रक लोहा तांबा, ये होता है पंचामृत प्रॉपर्टी। अब आई बात प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी का वर्णन सबसे पहले किसने किया? फटाफट बोलो, कौन से रोग के अंदर आया और किस आचार्य ने किया? चक्रपाणी ने किया है गृहिणी रोग के अंदर। चक्रपाणी ने गृहिणी रोग के अंदर किया है। और इसके अंदर जो आंसर है वो पारद गंधक लोहा अभ्रक और ताम्र। और चक्रपाणी ने गृहिणी रोग के अंदर बोले तो प्रॉपर्टी का वर्णन किया है। लगभग सभी प्रॉपर्टियां गृहिणी में है। श्वेत प्रॉपर्टी मूत्रकरज, बोल प्रॉपर्टी रक्तपित्त, ये 2-3 प्रॉपर्टी हैं जो याद रखना है।
निम्नलिखित में से स्थावर विष का सामान्य प्रभाव क्या है? जनरल सामान्य प्रभाव। ए ऑप्शन, ज्वर। ज्वर है, ज्वर। जोर आएगा। सामान्य कोई भी विष हो, उसका सामान्य जो प्रभाव है उसके अंदर जो है वो ज्वर। इसका सामान्य मतलब जनरलाइज, कोई भी अगर पोइजन हो प्लांट का, ज्वर तो होगा ही होगा। और स्थावर विष के अधिष्ठान कितने हैं? स्थावर विष के अधिष्ठान सर 10 है। स्थावर विष के अधिष्ठान माइक स्थावर विष के अधिष्ठान 10 है और जंगम के 16, मतलब जहां पर होते हैं ये जंगम 16, स्थावर 10। सुश्रुत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा रक्त मोक्षण का एक प्रकार है? बोलिए। प्रच्छान, सी ऑप्शन। प्रच्छान। प्रच्छान का मतलब है चीरा लगा के खून निकालना। प्रच्छान को रक्त मोक्षण बोलते हैं। अग्निकर्म होगा नहीं, अंजन आंखों में लगता है। प्रच्छान बता ही दिया, स्वेदन के अंदर बॉडी में से पसीना निकालते हैं, तो आंसर है प्रच्छान। निम्नलिखित में से कौन सा जंगम विष का अधिष्ठान है? क्षीर। क्षीर। ये सभी धातु सर। सी ऑप्शन है। पहले तो बताओ जंगम मतलब प्लांट होता है या एनिमल होता है? एनिमल होता है सर। एनिमल होता है। तो अब सर बताओ क्या पत्र होता है? आएगा, पत्र आएगा, पत्र। एनिमल में पत्र होता है? दृष्टि। शीर आएगा सर। एक बार आंसर करो यार सब। ये आंसर होना चाहिए। जंगम विष के अधिष्ठान के अंदर दृष्टि। क्षीर जो होता है वो प्लांट पॉइजन होता है। पत्थर जो होता है वो पौधे के अंदर होते हैं, प्लांट पॉइजन। धातु जो होता है वो होता है पृथ्वी के अंदर जो धातु निकलता है, फेनासम, हरताल, वो होता है धातु पॉइजन। दृष्टि मतलब नेत्र। ये जो दिव्य सर्प होते हैं, दिव्य सर्प, जो दिव्य सर्प, उनके दृष्टि में भी विष होता है। तो बोले तो सर्प या दिव्य सर्प या जानवर आ गया, तो दृष्टि के अंदर उनके विष होता है। और उसके अधिष्ठान होते हैं 16। जंगम विष के अधिष्ठान 16 होते हैं। कौन सा रस पारिस द्रव्य की छाल में पाया जाता है? कषाय रस। डी ऑप्शन। प्लक्ष, पारिस, वट, उदुम्बर, अश्वत्थ, 5 जो पौधे हैं उसको क्षीरी वृक्ष बोलते हैं। क्षीरी वृक्ष। और क्षीरी वृक्ष के अंदर कसेले होते हैं, ये रक्त को रोकने के लिए काम आते हैं। बरगद, पीपल, उसके ग्रुप के अंदर आता है ये पारिस का। प्लक्ष, पारिस, वट, उदुम्बर, अश्वत्थ, ये 5 पौधे जो होते हैं वो कसेले होते हैं, जो रक्त स्तंभक करते हैं, कषाय रस के होते हैं। निदान पंचक का कौन सा घटक रोग के विकास क्रम का वर्णन करता है? कंप्लीट रोग। संप्राप्ति सभी। संप्राप्ति, रोगों की सम्यक प्राप्ति। पूरा विकास क्रम का मतलब है पूरा निदान सेवन से लेके पूर्व रूप, उपशय और रोग की अंतिम प्राप्ति को संप्राप्ति बोलते हैं। तो उत्तर जाएगा संप्राप्ति। पूरा चक्र, पैथोफिजियोलॉजी पूरी, या पूरी पैथोजेनेसिस जिसको बोलते हैं, वो संप्राप्ति। नेक्स्ट आइए, निम्न में से कौन सा आरगवद का कुल है? अब बोलिए। बी ऑप्शन है सर। बेसी। आरगवद बोले तो अमलताज, मर्दू विरेचना नाम। और आरगवद को शंपाक्ष भी बोलते हैं, आरगवद को राजवृक्ष भी बोलते हैं। और आरगवद जो है वो मर्दू विरेचक ड्रग है। और आरगवद का कुल है फेबिसी। सेकंड आंसर, फेबिसी कुल है। और चौथा जो है U4BAC, वो आंवले का कुल है, आंवले का U4BAC। और फेबिसी जो है वो आरगवद का कुल है, याद रखना है। नेक्स्ट आइए, इसको लेग्यूमिनेसी भी बोलते हैं। फेबिसी का दूसरा नाम है लेग्यूमिनेसी, ठीक है, याद रखना, लेग्यूमिनेसी फेबिसी का दूसरा नाम है। आयुर्वेद के अनुसार किसी व्याधि का उपचार करते समय
चिकित्सा प्रक्रियाओं के क्रम में कौन सा सबसे पहले आता है? ये वैसे ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। क्या था? निदान परिवार निदान परिवर्तन। निदान परिवर्तन, ये रिपीट हुआ है। नेक्स्ट आइए, नीम का नाम बताइए। ए फर्स्ट ए आयुर्वेदिका इंडिका। एग्जार्जिटिका इंडिका जो है वो नीम को बोलते हैं। टर्मेरिया चेबुला हरिथी को बोलते हैं। एम्बिलिका ऑफिसिनेलिस आमंकी को बोलते हैं। केशिया फिस्टुला आर्गवद को बोलते हैं। नेक्स्ट आइए, कौन सी ऋतु में अग्निकर्म नहीं कराओगे? डी ऑप्शन। शरद और ग्रीष्म में सर डी। शरद और ग्रीष्म के अंदर दोनों गर्म ऋतु है, पित्त प्रकोपक ऋतु है। फोर्थ आंसर। रस समुच्चय के अनुसार रसौषधि के किस वर्ग में गंधक आता है? उपरस। उपरस। उत्तर देके तुरंत माइक बंद कर दीजिए ताकि हम आगे बढ़ सके। उपरस। और चपल किस में आता है? चपल सर महारस है। महाराज। फिटकरी किस में आती है? फिटकरी महारस। फिटकरी गंधक नहीं सर। फिटकरी उपरस। जी। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आइए। सर्वे 57 का पढ़ रहे हैं। रसनार्थेर सर्वधातूनाम डैश इत्यभिधीयते। बी ऑप्शन है सर, रस। रस आएगा सर। भारत को ही रस बोलते हैं, लेकिन अगर ये श्लोक आया है तो श्लोक के अंदर वही टुकड़ा जाएगा जो श्लोक में लिखा है। रसनार्थेर सर्वधातूनाम रस इत्यभिधीयते। नो डाउट रस को पारदी बोलते हैं, लेकिन इसका उत्तर जो है वो रस जाएगा, क्योंकि ये श्लोक का टुकड़ा है और श्लोक का टुकड़े में वही फिट करना है जो श्लोक के अंदर आया है। रस सभी धातुओं में श्रेष्ठ होने के कारण इसे रस बोलते हैं। रक्त मोक्षण के लिए निम्न में से कौन सी, किसके अतिरिक्त अन्य सभी का उपयोग किया जाता है? इन चारों में से कौन सा रक्त मोक्षण में काम में नहीं लेते हैं? ए वाला बी। अलाबू। सब बोलेंगे तो थोड़ी समझ में आएगा। मूड नहीं होती है रक्त मोक्षण में। उत्तर देने के बाद तुरंत जो है स्टॉप हो जाना है। बस एक बार उत्तर दे दिया, माइक सबका बंद करा दें, आप पढ़ाए तो अच्छा लगेगा। इसलिए मैं खुद थोड़ा वेट करता हूं ताकि आप सब बोल पाए, ताकि उसके बाद मैं शुरू करता हूं, ताकि क्या मेरी आवाज किसी को सुनने में ऐसे नहीं हो दिक्कत हो। इसलिए सबका वेट कर लेता हूं। और एक बार उत्तर दे दिया तुरंत आपको रुक जाना है। बस मैंने सुन लिया। श्रृंग जो होता है वो माइक ऑफ रखिए भाई, माइक का ध्यान रखिए। श्रृंग जो होता है वो वात प्रधान रोगों के अंदर रक्त मोक्षण करता है, तो ये उत्तर जो है नहीं जाएगा। अलाबू जो होता है वो कफ प्रधान रोगों में रक्त को निकालता है, ये भी उत्तर नहीं जाएगा। जलोका जो होती है वो पित्तज और रक्तज व्रणों में खून को निकालती है, ये भी उत्तर नहीं जाएगा। वस्ती से किसी भी प्रकार से खून नहीं निकालते हैं, वस्ती तो एक चिकित्सा है, तो वस्ती उत्तर जाएगा इसका। बोले तो इससे रक्त मोक्षण नहीं करते हैं। रस शास्त्र में निम्नलिखित में से महारस के अंदर कौन सा आता है? इन चारों के अंदर मार्क्सिक आएगा सर। उत्तर देने के बाद में तुरंत माइक ऑफ कर दिया करिए बस, ठीक है। माक्षिक बिल्कुल ठीक है। माक्षिक जो है वो महारस के अंदर आता है। अब्रक वैक्रांत माक्षिक विमल शिलाजतु शस्यक चपल रसक। और हिंगुल जो है वो साधारण रस था। कनक जो है, जो बोले तो स्वर्ण, ये धातु वर्ग है। सुक्ति जो है वो सुधा वर्ग है, कैल्शियम कंपाउंड है। रसायन और वाजीकरण द्रव्यों का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? बोलिए फटाफट, चारों ऑप्शन पढ़ के। बी ऑप्शन है सर। बी बार आएगा सर। उत्तर देखिए। सर डी और प्रजनन क्षमता को बढ़ाना। बी ऑप्शन है।
डी ऑप्शन डी। डी ऑप्शन जाएगा सर, शक्ति और प्रजनन क्षमता को बढ़ाना। रसायन जो है वो धातुओं की वृद्धि करके धातुओं में बल और शक्ति लाता है। वाजीकरण शुक्र को गर्भ सम्मत बना के प्रजनन का क्षमता को बढ़ाता है। शक्ति और प्रजनन, ज्वर सर्दी से कोई मतलब नहीं, घाव फ्रैक्चर से कोई मतलब नहीं, विषाक्त पॉइजनस ड्रग को निकालना या बॉडी में पदार्थों को निकालने से कोई मतलब नहीं। सेकंड आंसर। जड़ी बूटियों को पीसने और मिलाने का प्राचीन उपकरण क्या था? हलवे यंत्र सर, हलवे यंत्र। डी आएगा सर, डी आएगा सर। डी। सबसे पुराने जमाने के अंदर खरल हुआ करती थी, मोर्टर एंड पेस्टल। खरल से जो है हम प्राचीन समय में औषधियों को कूटते पीटते पीसते थे, खल्व यंत्र। और खल्व के अंदर भी श्रेष्ठ खल्व कौन सी है रस रस समुच्चय के अनुसार बताइए? कांत लोकांत कांत लो भस्म श्रेष्ठ होती कांत है। लो उष्ण कांत लो भस्म, उष्ण जो गर्म होती है, तप्त तप्त खल्व कांत लो वाला श्रेष्ठ होता है। आयुर्वेद में औषधि के पाउडर रूप को क्या भेषज कल्पना में बोला जाता है? पाउडर को क्या बोलते हैं? चूर्ण सर, चूर्ण चूर्ण। चूर्ण कल्पना को पाउडर बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रस औषधि का वर्गीकरण नहीं है? रस औषधि कौन सी नहीं है चारों में से? रस औषधि का मतलब है अवले है। माइक बंद करिए, बार बार नहीं बोलूंगा। रस औषधियों का मतलब होता है जिसके अंदर पारद पड़ा हो। आप बताओ इन चारों में से पारद किसके अंदर नहीं है? अवले में नहीं है, इसलिए अवले रस औषधि नहीं है। अवले जो है वो काष्ठ औषधि है, प्लांट से बनी हुई। व्याघ्री हरित की किस प्रकार की औषधि कल्पना है? व्याघ्री हरित की अरेस्ट सर, अरेस्ट व्याघ्री हरित की जो है वो चटनी या अवले कल्पना है। और इस व्याघ्री हरित की का रोगाधिकार है कास। कास नाशक होती है ये, कास। और व्याघ्री को बोलते हैं कंटकारी। व्याघ्री का पर्याय है कंटकारी। सोलेनम सर्टेंस, सोलेनम सर्टेंस, सोलेनेसी फैमिली। और कास की श्रेष्ठ औषधि वाग्वट के अनुसार कंटकारी। और लघु पंचमूल का भी घटक है कंटकारी। तो ये यहां से सवाल आते हैं व्याघ्री हरित की। Which of the following is a type of drug distribution system? अब इसको समझिए। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मतलब होता है डॉक्टर जो पर्चे पे प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर जो दवा लिखता है उसको बोलते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। उसने डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया है, उसने ड्रग को लिखा कैसे। तो इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत, व्यक्तिगत को जो पर्चे पे प्रिस्क्राइब करके डॉक्टर द्वारा दवा लिखी जाती है उसको ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं। वार्ड प्रोटोकॉल जो चलता है वार्ड में, उससे कोई मतलब नहीं। फ्लोर डिस्ट्रीब्यूशन, फ्लोर पे क्या होता है उससे मतलब नहीं। यूनिट स्टॉक सिस्टम, स्टॉक को रख के यूनिट के अंदर निकाल के स्टॉक को निकालना, उससे मतलब नहीं। जो इंडिविजुअल को दवा लिखी जाती है चिकित्सक के द्वारा वो ड्रग डिस्ट्रीब्यूट किया है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर आता है। यूनिट डोज जो डिस्पेंसिंग होती है उसमें दवाओं को सिंगल डोज पैकेट में पैक किया जाता है। सिंगल एक पैकेट लिया उसमें सिंगल डोज, उसको बोलते हैं यूनिट। यूनिट मतलब होता है एक वस्तु। एक वस्तु को अलग अलग पैकेट में पैक करके जो दिया जाता है उसको बोलते हैं यूनिट सिस्टम डिस्पेंसिंग। इसके अंदर जो इंडिविजुअल, इसका आंसर जाएगा तीसरा, इंडिविजुअल व्यक्ति को जो बोले तो प्रिस्क्रिप्शन करके जो ऑर्डर दिया जाता है या जो दवा का पर्चा लिखा जाता है उसको ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहा जाता है। भेषज कल्पना में मिश्र चूर्ण का अभिप्राय, मिश्र चूर्ण किसको बोलते हैं?
दो या दो से दो या दो से मिश्र जब एक से ज्यादा द्रव्यों को मिला दो तो मिश्र चूर्ण, तो दो या दो से अधिक जो द्रव्यों को मिलाकर जो चूर्ण बनाते हैं, अश्वगंधा को मिला दिया, शतावरी को मिला दिया, पिदारी कंद को मिला दिया, इन सबको मिलाने से जो चूर्ण कल्पना भैया ये कैमरा बंद करो यार। मिश्र चूर्ण कल्पना जो बहुत सारे चूर्णों को मिलाने से बनती है वो मिश्र चूर्ण कल्पना कहलाती है। भाव प्रकाश निघंटु के अनुसार गुड़ुच्यादि वर्ग के अंदर नीम किस व्याधियों के अंदर दिया जाता है? ज्वर अरुचि क्रमी। नीम जो होता है वो तिक्त रस वाला होता है। नीम जो होता है वो तिक्त रस प्रधान होता है। तिक्त रस जो होता है वो फर्स्ट वाला है श्रेष्ठ होता है। कुष्ठ और ज्वर नाशक श्रेष्ठ होता है। तो कुष्ठ और ज्वर के अंदर श्रेष्ठ होता है तिक्त रस। ऐसे भी कर सकते हैं, उसको करना हो तो सॉल्व युक्ति के अनुसार, अगर सवाल को आकर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। तीसरा, तिक्त रस जो होता है वो खुद अरुचि करने वाला होता है लेकिन अरुचि को मिटा देता है। ये हमने रस के अंदर उसका कर्म पढ़ा था। स्वयं अरोचक होता है लेकिन अरुचि का नाश कर देता है। और चौथा, ये कृमिनाशक भी होता है, इसलिए ये फर्स्ट आंसर जाएगा। कुष्ठ, ज्वर, अरुचि, कृमि। और दूसरी चीज, तिक्त रस जो है वो ज्वर नाशक श्रेष्ठ होता है। एक अगर रस करना है ज्वर के अंदर तो तिक्त रस, इसलिए तिक्त रस नीम जो है वो इन चारों को काम में आता है। संधान क्रिया के लिए उबालने के बाद काढ़े का कितना हिस्सा बचाते हो? 1/4 सर। 1/4 आंसर जाएगा। बड़ा डीप सवाल है ये। आसव अरिष्ट के अंदर यही भेद होता है। अरिष्ट जो होता है वो काढ़े से बनता है, आसव जो होता है वो बिना काढ़े से बनता है। अग्नि संस्कार, आसव में अग्नि नहीं लगती है, अरिष्ट में अग्नि लगती है। पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल, नॉर्मल काढ़े के अंदर तो 16 गुना जल होता है जिसको 1/8 बचाते हैं नॉर्मल काढ़े कल्पना के अंदर। लेकिन जो हमें संधान के अंदर काढ़ा बनाना है, आसवरिष्ट के अंदर या अरिष्ट के अंदर, उसके अंदर 1/4 भाग बचाते हैं काढ़े को। ये थोड़ा सा याद रखना, डीप सवाल। लेकिन जनरल काढ़ा पूछे तो 1/8। कौन सी जो इनमें से नीचे के अंदर जो कार्य है वो मरीच नहीं करता? मरीच, विच कार्डियक एक्शन इज एट्रीब्यूटेड, निम्न में से कौन सा कार्य मरीच या काली मिर्च करता है? बी ऑप्शन, कार्डियक स्टिमुलेट। मरीच जो होता है वो गर्म होता है, उष्ण होता है, उत्तेजक होता है, कटुरस का होता है, लघु बोले तो गुण का होता है, और कटु विपाक होता है। और ये जो होता है वो पित्त को बढ़ाता है, सीवियर पित्त को बढ़ाता है क्योंकि उष्ण होता है। और जो पित्त को बढ़ाएगा वो हमेशा जो है क्या करेगा, उत्तेजना करेगा। और उत्तेजना का एक ही इसके अंदर ऑप्शन है, दूसरा कार्डियक उत्तेजक, हृदय उत्तेजक होता है। हृदय की ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा देगा और हृदय की जो हार्ट रेट है उसको भी बढ़ा देगा, क्योंकि ये उष्ण है, पित्त को बढ़ाने वाला है। ठीक है, तो पित्त को बढ़ा के ये स्टिमुलेट कर देगा पित्त को, उसकी धमनी की प्रतिस्पंदता को बढ़ा देगा। रस कर्पूर औषधि किस कल्पना से बनती थी? सर्दी वाला सर डी है। रस कर्पूर और रस पुष्प, समीर पन्नग रस, पूर्ण चंद्रोदय रस, पूर्ण चंद्रोदय रस और रस सिंदूर, इन सब का जो हमने बनाया था प्रोसेस, वो कूपी पक्कों में बनाया था। और रस कर्पूर का आंसर जाएगा कूपी पक्को, कूपी के अंदर बनाने वाली कल्पना है। दूसरी चीज, रस कर्पूर का केमिकल सूत्र बताइए। रस कपूर का यानी ये CO3। रस कर्पूर कौन से रोग की श्रेष्ठ औषधि थी? फिरंग रोग के। फिरंग रोग।
और रस कपूर का केमिकल सूत्र था HgCl2। HgCl2 HgCl2। और रस पुष्प का केमिकल सूत्र बताइए, रस पुष्प। Hg2Cl2। रस पुष्प के अंदर दोनों 2 आ जाएंगे, Hg2Cl2, वो था रस पुष्प। नेक्स्ट आइए, वटी कल्पना के अंदर शर्करा की कितनी मात्रा है? बोलिए, चूर्ण से शर्करा की कितनी मात्रा है वटी के अंदर? वटी के अंदर 4 गुनी सर। 4 गुना। चूर्ण के अंदर शर्करा बराबर पड़ती है, सॉरी कल्क के अंदर जो है वो शर्करा बराबर पड़ती है, चूर्ण के अंदर शर्करा दुगनी पड़ती है, वटी के अंदर शर्करा 4 गुनी पड़ती है। 2 गुनी आएगी सर। वटी में 4 गुना, 4 आंसर है इसका। तीसरा आंसर 4 गुना। वटी पूछ रहा है, चूर्ण नहीं पूछ रहा है। चूर्ण के अंदर जो है वो 2 गुना होती है। वटी में जो है वो 4 गुना होती है। नेक्स्ट आइए, भारतीय अस्पताल में सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली दवा वितरण प्रणाली कौन सी है? अस्पतालों में क्या 3 गुना है सर। हेलो, रुकिए, हाँ बोलिए। 3 गुना किसी में है क्या? 3 गुना किसी में नहीं। भारतीय अस्पतालों में सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली दवा वितरण प्रणाली कौन सी है? इंडिविजुअल सर ऑर्डर प्रणाली। फर्स्ट वाला है इंडिविजुअल। सुनिए, अस्पतालों के अंदर क्या होता है, वार्ड डिवाइडेड होते हैं। सर्जिकल वार्ड, मेडिसिनल वार्ड, फीमेल सर्जिकल वार्ड, मेल सर्जिकल वार्ड, ऐसे अलग, पीडियाट्रिक वार्ड, पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड, अलग अलग वार्ड होते हैं। उसके अंदर क्या करते हैं, उसी वार्ड के अंदर एक स्टॉक प्रणाली होती है जो उसी फ्लोर पर होती है। पहले तल्ले की जो दवा है वो पहले तल्ले पर रहेगी, दूसरे तल्ले की दवा दूसरे तल्ले पर रहेगी। पहले फ्लोर की दवा 17वें फ्लोर पे नहीं रहेगी, क्योंकि उसको डिस्पेंस करने में दिक्कत आती है। तो जो अस्पताल के अंदर मान लो 20 माले का अस्पताल है, तो हर फ्लोर की दवा, हर स्टॉक का जो दवा का वितरण है वो उसी फ्लोर के ऊपर स्टॉक होगा, उसी वार्ड के अंदर, ताकि अगर कोई भी दवा को खोलनी पड़े तो तुरंत उसी फ्लोर पर दवा को खोल के दे देंगे। तो फ्लोर स्टॉक प्रणाली जो होती है, फ्लोर स्टॉक प्रणाली, वो प्रणाली जो होती है वो हर अस्पताल में होती है। उसी फ्लोर पे दवा को स्टॉक करके उसी वार्ड के अंदर दवा को देंगे। इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन, ये तो होता है वो प्रिस्क्रिप्शन जो चिकित्सक रोगी के लिए लिखता है ओपीडी के अंदर, या जहां ओपीडी के अंदर जो पेशेंट आ रहा है। ये इंडिविजुअल मतलब अलग से जो लिखता है पर्चे के ऊपर, वो अलग है। यूनिट मतलब एक एक यूनिट को एक एक डब्बे में डाल के देना, ये पॉसिबल नहीं है हॉस्पिटल के वार्ड के अंदर। कॉम्बिनेशन प्रणाली का मतलब होता है ऐसी प्रणाली जिसके अंदर फार्मासिस्ट क्या करता है, 2, 4, 5, 8 औषधियों को जोड़कर अपने युक्ति के अनुसार, चिकित्सक और फार्मासिस्ट दोनों अपनी युक्ति के अनुसार 2-3, जैसे मान लो एक व्यक्ति को संधिवात है, तो संधिवात में बला चूर्ण भी दे सकते हैं, अश्वगंधा चूर्ण भी दे सकते हैं, और शुंठी चूर्ण भी दे सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन करके 2-3 चूर्ण को मिलाकर एक कॉम्बिनेशन ड्रग थेरेपी बनाना कॉम्बिनेशन प्रणाली कहलाता है। वो भी उस हॉस्पिटल के अंदर नहीं हो पाती है, क्योंकि दवा 1 लिखते हैं या दवा 2 लिखते हैं, तो कॉम्बिनेशन बनाना वहां पर पॉसिबल है नहीं। तो हॉस्पिटल के अंदर क्या होता है, सबसे व्यापक काम तो ये चारों आ सकती है, लेकिन सबसे व्यापक वही होती है जो एक फ्लोर के ऊपर रह के दवा को बांटा जाता है। वैष्णव कल्पना में सेवरिता अवधि से आप क्या समझते हैं? सेल्फ लाइफ। सेल्फ लाइफ, तीसरा आंसर। औषधि की जो खुद की दवा की सेल्फ लाइफ है, सेल्फ शक्ति है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट्स एडवर्स ड्रग रिएक्शन? निम्न में से कौन से तत्व के कारण बॉडी के अंदर एडवर्स ड्रग रिएक्शन का मतलब होता है ड्रग जब बॉडी में रिएक्शन कर गई है, तो इनमें से क्या मुख्य कारण है जब बॉडी के अंदर ड्रग जो है वो विपरीतता से बॉडी में रिएक्शन कर जाए? मेन कारण क्या है? डी ऑप्शन है सर, जेनेटिक फैक्टर्स। बिल्कुल ठीक है। हर व्यक्ति की बॉडी अलग अलग है। आपको पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम कुछ नहीं करे और मेरे को 250 मिलीग्राम के अंदर बॉडी के ऊपर चकते शुरू हो जाए, ये मेरी जेनेटिक्स है। आपको एस्पिरिन कुछ नहीं करे, मेरे एस्पिरिन जो है वो खाते ही ब्लीडिंग को शुरू कर दे, जेनेटिक्स मेरे बॉडी का ऐसा है।
तो बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शन होती है ड्रग की, वो जेनेटिकल फैक्टर पे डिपेंड करती है कि आपकी बॉडी के अंदर गुणसूत्रिता या बॉडी में जीन्स कैसे हैं या बॉडी आपका कैसे रिएक्ट कर रही है। बाकी प्रिस्क्राइबिंग डे टाइम ड्रग्स, दिन में ड्रग देने से कोई मतलब नहीं, दिन रात से। स्टोरिंग ड्रग इन एयर टाइट कंटेनर्स, एयर टाइट कंटेनर के अंदर हम रखेंगे उसको, वायु से जो हटके जो एयर टाइट कंटेनर होते हैं उससे भी कोई मतलब नहीं है। ब्रांड नेम से कोई मतलब नहीं, ब्रांड नेम से कोई ड्रग रिएक्शन तो होती नहीं है, नाम चाहे कुछ भी रख दो, लेकिन बॉडी की जो टाइप है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आइए, विच सिस्टम इज यूजुअली फॉलोड इन मॉडर्न हॉस्पिटल फार्मेसीज टू एंश्योर प्रॉपर स्टॉक मैनेजमेंट। मान लो मेरे पास कार्टून आए 10 दवा के, पहला कार्टून आया जनवरी में और लास्ट कार्टून आया दिसंबर में, तो मुझे बताओगे सबसे पहले कौन सी दवा को निकालूंगा, जनवरी वाली या दिसंबर वाली? दिसंबर वाली सर। जनवरी वाली सर, दिसंबर वाली। जो पहले आई वो पहले निकलेगी। दिसंबर वाली। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फार्मेसी के अंदर एक दवा आई है जनवरी में, एक दवा आई है दिसंबर में, पुरानी कौन सी है? जनवरी वाली। दिसंबर वाली। दिसंबर वाली पुरानी है। जनवरी वाली। जनवरी पहले आता है, दिसंबर पहले आता है? वाली। जनवरी दिसंबर। दिसंबर पहले आता है साल के अंदर, साल शुरू अरे दिसंबर से होता है। जनवरी अरे सर इन्होंने अगले साल का सोच लिया। आपको डेट साल देखना शुरू जनवरी से होता कब है, है। साल शुरू दिसंबर से होता है। जनवरी वाली। तो जो सबसे पहले औषधि आई है उस औषधि को सबसे पहले निकालना शुरू करना है, क्योंकि वो एक्सपायर हो जाएगी। जी 2022 में एक औषधि आई, एक औषधि आई 2025 में, पहले किसको निकालोगे? 22 वाली को? 22 22 नहीं तो वो खराब हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी। तो फर्स्ट इन जो सबसे पहले अंदर आई है वही सबसे पहले बाहर जाएगी, फर्स्ट आउट। जो सबसे पहले आई है 2022 वाली वो सबसे पहले बाहर निकालूंगा, 2025 में निकालो चाहे 2026 में निकालो, कहने का मतलब है पहले वही वितरण के अंदर जाएगी एक्सपायरी बचाने के लिए। ड्रग या गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस जीएमपी आयुर्वेद उद्योगों के लिए कौन सा एक प्रमुख फोकस क्षेत्र नहीं है? बताइए। ए है सर, ए विपणन और बिक्री रणनीति। सर ए। जीएमपी का मतलब होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। इसका मतलब औषधि को बराबर डिस्पेंस करना है, औषधि को बराबर सक्रियता से लगाना है, रस औषधियों को अलग रखना है, लिक्विड को अलग रखना है, एक्सपायर को अलग रख के उसको जल्दी से जल्दी डिस्कार्ड करना है, और जो सक्रिय है उसको अलग रखना है, जो पहले आई है उसको पहले निकालना है, जो लास्ट में आई उसको लास्ट में निकालना है। ये जो प्रैक्टिसेस होती है उसको गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस बोलते हैं। इस प्रैक्टिस के अंदर औषधि की गुणवत्ता का भी नियंत्रण करते हैं। इसके अंदर हम औषधि के भवन का निर्माण भी सही होना चाहिए, भवन सुवातानुकूलित होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। कच्चे माल का प्रसंस्करण भी इसके अंदर करते हैं, कच्चे माल को रखते भी इसके अंदर है। लेकिन बिक्री से कोई मतलब नहीं है, बिक्री कैसी होगी, किस भाव जाएगी, किस भाव आएगी, उसका जीएमपी से कोई मतलब नहीं है। जीएमपी का मतलब है केवल उसको मैं रखूं कैसे, साफ सुथरी कैसे हो, मेरा स्टोर कैसा हो, औषधि कैसी हो, औषधि का रखरखाव कैसा हो, औषधि की जो है वो गुणवत्ता मेंटेन कैसे रखें, औषधि की गुणवत्ता को बढ़ाएं कैसे, वो काम करना है। अब बिक कैसे रही है उससे मतलब नहीं हो, किस भाव जा रही है, किस भाव बिक रही है। तो बिक्री से जीएमपी का कोई मतलब नहीं होता है। फर्स्ट आंसर। निम्न में से आरगवद का पर्याय नहीं है। ए ऑप्शन है। ए किसका है? संपाक आएगा सर। सर ए ही है, आरगवद का तो पर्याय नहीं है इसका। तो किसका पर्याय है? एरंड का है। एरंड, पंचांगुल एरंड को बोलते हैं। श्यामपाक, श्यामपाक, चतुरंगुल, कर्तमाल, राजवृक्ष, चारों पर्याय। राजवृक्ष भी होता है, लिख लो राजवृक्ष। दीर्घफला, दीर्घफला भी इसका पर्याय है। दीर्घफला, इसकी फली लंबी लंबी होती है आरगवद की। दीर्घफला, दीर्घफला,
शंपाक, मर्दुविरेचक, चतुरांगुल, कर्तमाल सब पर्याय हैं केशिया फिस्टुला, लेग्यूमिनेसी फैमिली, आरगवद, मर्दुविरेचक। पंचांगुल एरंड, उतान पत्रक एरंड, एरंड को उतान पत्रक भी बोलते हैं, उतान पत्रक। नेक्स्ट आइए, सारंद्र के अनुसार एक प्रसरित के अंदर कितने पल, ये सब पढ़ा रखा है मान कल्पना के अंदर। 4 दो पल दो पल है सर। पल बराबर एक प्रसरित, दो पल बराबर एक प्रसरित, दो प्रसरित बराबर एक, दो प्रसरित बराबर क्या था, एक आड़ थोड़ा 4 पल। तो मतलब कुल मिला के दो पल के अंदर जो होता है वो एक प्रसरित होता है, एक प्रसरित में दो पल होते हैं। और 100 पल के क्या होता है, 100 पल बराबर 1 तुला। तुला एक तुला। एक तुला, 100 पल बराबर एक तुला। और धम से थोड़ा धान्यांड, वो भी याद रखना जो बताया था। निम्न में से कौन सा चूर्ण का पर्याय है, ये तो 70 बार पूछ चुका हूं, बताओ फटाफट। रज और छोद दोनों पर्याय हैं चूर्ण के, रज और छोद। प्रक्षेप जो लिखा है वो कल्क का पर्याय है, मोदक जो लिखा है वो वट्टी का पर्याय है, आवाप जो लिखा है वो भी प्रक्षेप और आवाप कल्क के पर्याय है, रज और छोद दोनों चूर्ण के पर्याय है। सर चूर्ण का एक पर्याय है, एक शुष्क कल्क करके। शुष्क कल्क को भी चूर्ण बोलते हैं, शुष्क कल्क, कल्क जब सूख जाता है तो वो चूर्ण कहलाता है, शुष्क कल्क। शुष्क कल्क, रज और छोद तीनों चूर्ण के पर्याय है। सारंगधर के अनुसार मागध मान में 4 यव बराबर क्या होता है, एक गुंजा। मोदक किसका? मोदक वटी, टेबलेट। 4 यव बराबर एक गुंजा, एक गुंजे को 4 यव बोलते हैं, ये हमने सारंगधर के अंदर देखा था। और आज के लिए लास्ट सवाल को लेते हैं। गुंजा मतलब रति, गुंजा मतलब रति 125 मिलीग्राम, एक गुंजा को एक रति बोलते हैं। और गुंजा बोले तो एब्रेस पेकिटोरियस, जो गुंजा का जो पेड़ होता है, जो छुप होता है, उस छुप के अंदर से जो उसका जो फल होता है उसको गुंजा बोलते हैं। और वो गुंजा जो होता है वो 125 मिलीग्राम का होता है। इसका मतलब 4 यव बराबर एक रत्ती होता है। और तुम मुझे बता दो कि जब गुंजा आया है तो कौन से ड्रग, कौन से रोग का श्रेष्ठ ड्रग है गुंजा? गुंजा का शोधन किस में बताया था सर? गोदुग्ध, गोदुग्ध के अंदर दोला यंत्र से संवेदन करने से 3 प्रहर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोर्स ऑफ एरर इन प्रिस्क्रिप्शन? बोलिए, निम्न में से कौन सा पर्चे लिखने के दौरान गलती का बिंदु नहीं है? सर क्वेश्चन में बताएंगे, क्वेश्चन डोज वापिस सुन लीजिए सवाल को। निम्न में से कौन सा औषध के पर्चे के ऊपर औषध लिखने में होने वाली गलती नहीं है या गलती नहीं कर सकता या नहीं होती? डी ऑप्शन है सर, डबल चेकिंग द डोज। सर इनकम्प्लीट पेशेंट डिटेल। हाँ सर बी आ सकता है, बी। डी 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 है सर। डबल चेकिंग डालो। पेशेंट की डिटेल को अधूरा छोड़ना अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात है सर, बुरी बात है। ये तो कह रहा है नॉट, तो बुरी बात है, तो गलत बुरी बात है। इनकम्प्लीट पेशेंट डिटेल। मतलब ये कह रहा है कि इन चारों बिंदु के अंदर से कौन सा बिंदु सबसे बेस्ट है? इनकम्प्लीट पेशेंट डिटेल अधूरा रखना बेस्ट है। फर्स्ट वाला आएगा सर, स्ट्रिंग और वो पेश। डबल चेकिंग करोगे तो गलती हो सकती है कि गलती नहीं हो सकती है? नहीं हो सकती सर, डी आएगा। स्ट्रेंथ ऑफ प्रिपरेशन नाम की कोई चीज होती नहीं है। प्रिपरेशन की स्ट्रेंथ करके कोई चीज नहीं होती है। प्रिपरेशन होती है या
प्रिपरेशन की स्ट्रेंथ का मतलब यहाँ पे ये लिया है कि जो हम बना रहे हैं दवा उसकी स्ट्रेंथ क्या है। तो ऐसी चीज कोई होती नहीं कि दवा की स्ट्रेंथ की प्रिपरेशन क्या होती है। दूसरा लिखा है इनकम्प्लीट पेशेंट डिटेल। अब अधूरी पेशेंट की डिटेल लिखोगे, पता चला पेशेंट की उम्र ही नहीं लिखी है, तो ये तो मामला गड़बड़ है ना, ये तो एरर का सोर्स है। यूज ऑफ एब्रीविएशन। एब्रीविएशन का मतलब है सूक्ष्म टुकड़े लिख दिए। जैसे रोग का नाम, मान लो मैंने पर्चा लिखा, मैंने पर्चे के ऊपर लिखा रोगी को उदर सूल था उसको, मान लो, तो मैंने लिख लिया ऊ स लिख दिया मैंने। एब्रीविएशन का मतलब है शॉर्ट टर्म, शॉर्ट फॉर्म। मैंने लिख लिया ऊ स। अब वो ऊ स लेके पेशेंट चला गया मान लो किसी और डॉक्टर के पास, उसने देखा कि इसका डायग्नोसिस क्या लिखा है ऊ स। अब ये ऊ स क्या है, मेरे को तो पता है उदर सूल, अब लेकिन उसको पता ही नहीं अब ये ऊ स क्या है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन अगर डबल चेक कर लिया आपने डोज को तो कोई भी एरर की संभावना नहीं रहेगी। तो डबल चेकिंग ऑफ द डोज एरर की संभावना को शून्य कर देता है। एब्रीविएशन में एरर हो सकता है, इनकम्प्लीट पेशेंट डिटेल में एरर हो सकता है, और स्ट्रेंथ ऑफ प्रिपरेशन नाम की कोई चीज है नहीं शास्त्र में। तो ये तीन चीजें के अंदर से जो है वो एरर होने की संभावना पूरी है। लेकिन अगर आपने दुगनी बार या 2 बार उसको रीचेक कर लिया, क्रॉस चेक कर लिया है, मान लो आपने लिख दिया रस सिंदूर, या मान लो आपने लिख दिया हड़ताल भस्म 5 ग्राम, और उसको जब वापस चेक किया तो देखा हड़ताल भस्म 5 ग्राम लिख दिया, तो तुरंत काट के लिख दिया 65 मिलीग्राम। डबल चेकिंग से आपका एरर की चांसेस कम हो जाती है। नेक्स्ट आइए, स्नेह कल्पना। सामान्य स्नेह कल्पना में कलक द्रव्य कितना होता है? बड़ा इजी क्वेश्चन है। 1/6 1/6 1/8 आएगा सर। 1/8 6 है सर। 1/6 आ जाएगा सर। सामान्य स्नेह कल्पना के अंदर स्नेह जो होता है वो 1 भाग पड़ता है, कलक जो होता है वो 1/4 पड़ता है, और दर द्रव्य जो होता है वो 4 पड़ता है। 1:4:4। अगर मैं 1 भाग लेता हूं तेल, स्नेह, कल्क 1/4 है, स्नेह 1 है, कल्क 1/4, स्नेह 1 और द्रव 4। अगर मैं 1 भाग स्नेह लेता हूं, घी मान लो, तो 4 गुना उससे द्रव लेना पड़ेगा लिक्विड, और उससे 1/4 लेना पड़ेगा, मतलब 250 ग्राम। 1 किलो अगर मैंने घी लिया है तो 250 ग्राम लूंगा कल्क 1/4, और 4 लीटर लूंगा या 4 किलो लूंगा द्रव। तो सामान्य स्नेह कल्पना में कल्क जो होता है वो 1/4 होता है। चलिए, इतने क्वेश्चन हमने आज लिए हैं, बाकी का हम बात करेंगे। 15 क्वेश्चन बचने हैं, इसको लेके कल एक नया क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया जाएगा जो एग्जाम में आया है। अभी हम वो बात करेंगे शुरू के 8-5-7 दिन जो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आए हैं। जैसे ये क्वेश्चन पेपर लेटेस्ट आया हुआ है, और ये लेटेस्ट अभी ये दिमाग चल रहा है एग्जामिनरों का, तो उसको भी हमने ले लिया है। इससे क्या हमें लाभ मिलेगा? रिकॉर्डिंग यही खत्म होती है।